तो बच्चों आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो इक्विलिब्रियम बेस्ड होगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट्स, राइट। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कई बार रिएक्टेंट्स में पुनः कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स में पुनः कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि किसी भी केमिकल रिएक्शंस की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम अचीव होता है, राइट। उन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ठीक है बेटा। तो जनरली अपन इक्विलिब्रियम के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम जो होता है वो ऑलवेज होगा एक क्लोज्ड सिस्टम में। इक्विलिब्रियम जो अचीव होता है वो एक क्लोज्ड सिस्टम में अचीव होता है, राइट। और यह इक्विलिब्रियम होगा वो ऑलवेज रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव होगा। रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस। अभी रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, अभी तो अपने डिस्कस किया था कि जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स पूरे रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है और रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपन इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इक्विलिब्रियम को जनरली अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो इन एन केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है इन ए केमिकल रिएक्शंस, इन ए केमिकल रिएक्शंस, इन ए केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल equilibrium is the state of the system. Chemical equilibrium is the state of the system in which both reactant and products are present in concentration, concentrations in which there is no change, और अपन ये भी कह सकते हैं कि which have no further tendency to change with time। अपन ये भी कह सकते हैं कि इन जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी इस प्रकार की टेंडेंसी होती है कि टाइम के साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, या अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि विच हैव नो फर्दर टेंडेंसी, विच हैव नो फर्दर टेंडेंसी, विच हैव नो फर्दर टेंडेंसी to change with time,
टू चेंज। देखिए ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की। जनरली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम उस सिस्टम की वह स्टेट होती है जिसमें रिएक्टेंट्स व प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ साथ कोई चेंज नहीं होता, जिसमें रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ साथ कोई चेंज नहीं होता है, राइट। तथा रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की इस प्रकार की कोई टेंडेंसी भी नहीं होती है कि वो अपनी कंसंट्रेशन में चेंज करें। तो जनरली अपन कैसे डिफाइन करेंगे? इन ए केमिकल रिएक्शंस, chemical equilibrium is the state of the system in which both reactant and products are present in concentrations in which there is no change, या अपन कह सकेंगे कि which have no further tendency to change with time। और एक इसका एक फीचर और होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का कि इसमें कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज नहीं होती है सिस्टम की। देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस। देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस in the properties of the system, in the properties of the system क्लियर? कि सिस्टम की प्रॉपर्टी में कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि ये किसी भी सिस्टम की वह स्टेट होती है जिसमें टेम्परेचर में, उसके प्रेशर में, उसके वॉल्यूम में, उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा टाइम के साथ साथ। ऑब्जर्वेबल चेंजेस का मतलब हो जाएगा एक तो टेम्परेचर, एक हो जाएगा प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। यानी किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर में, प्रेशर में, वॉल्यूम में एंड कंपोजिशन में कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं होगा। तो अपने कहेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। यानी उस स्टेट में, केमिकल रिएक्शंस की उस स्टेट में टेम्परेचर में, प्रेशर में, वॉल्यूम में और कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। अर्थात जो ये वैल्यूज रहेगी, ये वैल्यूज सर्टेन वैल्यूज होगी, ये वैल्यूज होगी वो सर्टेन वैल्यूज होगी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कोई भी जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, उस केमिकल इक्विलिब्रियम में टाइम के साथ साथ उस सिस्टम के टेम्परेचर में, उसके प्रेशर में, उसके वॉल्यूम में, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज अपने को शो नहीं होगी। तो वह स्टेट होगी केमिकल रिएक्शंस की, उस स्टेट को ही अपन इक्विलिब्रियम कहेंगे, राइट है। और ये इक्विलिब्रियम जो होता है, इट इज ऑलवेज अचीव्ड इन, यानी जो इक्विलिब्रियम होगा इट इज ऑलवेज achieved in closed system. It is always achieved in closed system. ये जो होगा हमेशा एक क्लोज सिस्टम में ही अचीव होगा, राइट बेटा। और इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, और ये ऑलवेज अचीव्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस, ऑलवेज अचीव्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम होगा वो ऑलवेज रिवर्सिबल रिएक्शंस में अचीव होगा। और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, प्रोसीड इन बोथ ऑफ द डायरेक्शंस, प्रोसीड इन बोथ ऑफ द डायरेक्शंस, प्रोसीड इन बोथ ऑफ द डायरेक्शंस। बोथ ऑफ द डायरेक्शन का मतलब ये हो गया बेटा इसमें कि जो रिएक्टेंट्स है
वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो रिएक्शंस की कुछ सेम परिस्थितियों में या रिएक्शंस की जो सेम सर्कमस्टेंसेस होती है उसमें ये जो प्रोडक्ट्स होंगे वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन दोनों को ही मैं एक साथ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो वापस उस रिएक्शंस की सर्कमस्टेंसेस में रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर दोनों डायरेक्शंस में रिएक्शंस हो रही है तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक है बेटा। और देखिए, जब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस कब होगी, इसकी एक विशेष कंडीशन और होती है, यानी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी रिवर्स रिएक्शन को अपन बैकयार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी कोई भी रिएक्शंस की जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड रिएक्शन जब उस रिएक्शन की बैकयार्ड रिएक्शंस के इक्वल होगी तो उस स्थिति में केमिकल इक्विलिब्रियम उस रिएक्शंस में अचीव होगा और वह रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शंस और केमिकल इक्विलिब्रियम एक दूसरे की एक पैरेलल सिचुएशन है कि रिवर्सिबल रिएक्शन तो वो रिएक्शंस होगी जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होते ही हैं, बट रिएक्शंस की सर्कमस्टेंसेस में प्रोडक्ट्स जो होंगे वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हर बार में ये जरूरी नहीं है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो। केमिकल इक्विलिब्रियम तभी अचीव हो पाएगा जब उस रिवर्सिबल रिएक्शंस का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसके रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के इक्वल होगा। राइट। अब यहाँ पर जो एक चीज हो रहा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मीनिंग ये हो जाएगा बेटा इसमें कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। यानी जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। और एक है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जिस रेट से प्रोडक्ट्स जो होंगे वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे, जिस रेट से जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। द रेट ऑफ द रिएक्शन, वह रेट ऑफ द रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जिस रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो तो बैकयार्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकयार्ड रिएक्शन है। और वह रिएक्शन की रेट जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उसको अपन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस कहेंगे। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ जो बैकयार्ड रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी तब उस स्थिति में रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तब उस स्थिति में रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो इसे अपन ग्राफिकली इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसे कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और रेट ऑफ बैकयार्ड रिएक्शन होगा दोनों जब एक दूसरे की इक्वल होगी तो उस स्थिति में रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो जैसे ये जो एक्सिस है ये ओरिजिन पॉइंट हुआ, ये OX एक्सिस हुआ, ये OY, राइट है। यहाँ पर मैं रिएक्शंस की रेट को शो कर रहा हूँ बेटा और यहाँ पर मैं टाइम को शो कर रहा हूँ। जो OX एक्सिस है वो टाइम को शो कर रहा है और दिस जो एक्सिस है वो रेट को शो कर रहा है, राइट। अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शंस घटेगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस घटेगी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे यह देखिए
और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, राइट। और ये जो स्थिति है ये एक ऐसी स्थिति आ गई ये जहाँ पर इस स्थिति में इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इस स्थिति में क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और ये स्थिति ऐसी है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होगी। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल है तब इस रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, राइट है। अब इसको अपन लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव्ड, इक्विलिब्रियम अचीव्ड, इक्विलिब्रियम अचीव्ड, राइट है। तो ये कुछ फीचर्स हैं कि इट इज ऑलवेज, देखिए इट इज ऑलवेज इन क्लोज सिस्टम, ऑलवेज अचीव्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस वो ऐसी रिएक्शंस होंगी जो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड होगी, जिसमें रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट्स जो होंगे रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। दोनों रिएक्शंस को अपन एक साथ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के इक्वल होगा तब रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। किसी भी रिएक्शंस में रिएक्शन का वह रेट जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसको अपन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। और किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन का वह रेट या रेट ऑफ रिएक्शन जिससे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे उसको अपन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस कहेंगे। और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे तब उसी स्थिति में रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम को अपन ग्राफिकली इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये टाइम का एक्सिस है, ये रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सिस है, ठीक है बेटा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट रही है, राइट। देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन भी घट रही है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट की बढ़ रही है, राइट है। टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है और प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। तो बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो एज या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की तरह बिहेव करेगी। तो वो टाइम के साथ साथ आरएफ की वैल्यू घट रही है और आरबी की वैल्यू बढ़ रही है। जब टाइम का एक ऐसा पॉइंट आता है जब दोनों की वैल्यूज आरएफ इक्वल टू आरबी हो जाता है तब उस रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ठीक है बेटा। तब उस रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो जनरली ये एक डिस्कशन हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं इसी के कुछ टॉपिक्स हैं, इसी की कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको अपन पहले स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जब तक अपन इनको नहीं पढ़ेंगे आगे अपन टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, राइट है। अब इसमें एक चीज और होती है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कि ये आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा। आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखिए जनरली जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो उस केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आयंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की वह एक स्टेट होती है जिसमें जो इक्विलिब्रियम होता है वो आयंस के बीच बने। इक्विलिब्रियम यदि आयंस के बीच अचीव होता है तो सिस्टम की वह स्टेट होती है उसको अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए ये NaCl, NaCl एक आयोनिक सब्सटेंस होता है बेटा, ये सॉलिड फेज में पाया जाता है। और जब इसको अपन वाटर में डिजोल्व कर देंगे यानी कोई भी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देंगे तो सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा Na+ में और ये Cl- में क्लोराइड आयन में। अब इस रिएक्शंस में ये तो हो गया नॉन अनडिसोसिएटेड और ये हो जाएंगे डिसोसिएटेड,
राइट। ये जो अपने सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो गए ये तो हो जाएंगे डिसोसिएटेड और ये हो जाएंगे अनडिसोसिएटेड। अब रिएक्शंस की या इक्विलिब्रियम की वे स्टेट होती है जब ये अनडिसोसिएटेड और ये जो डिसोसिएटेड आयंस है Na यानी सोडियम आयंस और ये क्लोराइड आयंस, इनके बीच में यदि इक्विलिब्रियम अटेन होता है या अचीव होता है तो इस स्थिति को अपन बोलेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम एक प्रकार से ये आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम की एक स्टेट होती है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम की ही एक स्टेट होती है। क्लियर पॉइंट। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है अपन पढ़ रहे हैं इसमें। देखिए, एक तो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या होगी इरिवर्सिबल रिएक्शंस? जनरली ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस का केमिकल इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं है, बट ये अपने को पढ़ना जरूरी है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होगी। इरिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब ये हो गया बेटा यूनिडायरेक्शनल होती है। ये जो रिएक्शंस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये हुआ कि इसमें रिएक्टेंट जो होंगे वो प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट तो हो जाते हैं। इसमें रिएक्टेंट जो होंगे वो प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट हो जाते हैं, परंतु रिएक्शन की उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में प्रोडक्ट है वो पुनः या वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो जाएंगे, बट जो प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने इसको कहेंगे कि ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होती है, केवल एक ही दिशा में चलने वाली रिएक्शंस होती है। राइट। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस होगी। और इनकी इनका जो एक फ्यूचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर वो है कि इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, दीज आर ऑलवेज प्रोसीड्स, दीज इट मीन्स irreversible reactions, these are always proceed towards completion of the reaction, ये इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं जो हमेशा पूर्णता की ओर होती है। पूर्णता का मतलब इनमें ये रिएक्शन अपने आप में कंप्लीट रिएक्शंस हो जाती है। यूनिडायरेक्शन होती है, हमेशा पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। अपने कह सकते हैं दीज आर ऑलवेज प्रोसीड टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शंस। राइट। जैसे सपोज करें कि अपने पास में सिल्वर नाइट्रेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी रिएक्शन अपन एक सोल्ट से करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड सोल्ट के साथ में रिएक्ट किया जाता है तब ये रिएक्शन बनेगी सोडियम नाइट्रेट प्लस ये AgCl, और AgCl बनने के कारण से ये एक वाइट पीपीटी शो करेगा। राइट। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अपन सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करते डालते ही तुरंत ये AgNO3 का जो पीपीटी है वो वाइट पीपीटी में चेंज हो जाएगा विद इन सेकेंड। और ये रिएक्शंस जो होती है वो कुछ ही सेकेंड में पूर्ण होती है। इनकी एक विशेषता और होगी, ये जो रिएक्शंस होती हैं बहुत ही कम समय में, विद इन सेकेंड, बहुत ही कम समय में ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। राइट है। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट बनने के साथ साथ इस सॉल्यूशन मिक्सचर का जो पीपीटी है, कलर है, वो सफेद रंग का हो जाएगा विद इन सेकेंड। तो ये इसका मतलब ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट हुई है। इसी टाइप से जैसे पोटेशियम क्लोराइड का अगर थर्मली डिकम्पोजिशन करें, पोटेशियम क्लोराइड
पोटेशियम क्लोराइड ये सॉलिड है, और यदि इसका थर्मली डिकम्पोजिशन करें तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट। इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो यूनिडायरेक्शनल होगी। अब इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में कभी भी सोडियम नाइट्रेट, ये जो सोडियम नाइट्रेट और ये सिल्वर क्लोराइड मिलकर के कभी भी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड नहीं बनाएंगे। इस रिएक्शन में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के कभी भी पोटेशियम क्लोराइड नहीं बनाएंगे। यानी कि इनमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट हो रहे हैं, परंतु प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार के जो रिएक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट जो होंगे वो प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट हो जाते हैं, परंतु रिएक्शंस की उन्हीं परिस्थितियों में कभी भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो रिएक्शंस होगी वो बहुत ही कम टाइम में प्रोसीड होती है बेटा, बहुत ही कम टाइम में प्रोसीड होगी, ठीक है। इनको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, सेकेंडों से भी कम समय लगता है, क्लियर। नेक्स्ट जो रिएक्शंस होगी अपनी वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसके बारे में अपन लगभग डिस्कस कर चुके हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस। देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होगी, ये बोथ डायरेक्शनल होती है, बोथ डायरेक्शनल होती है, दोनों दिशाओं में चलने वाली रिएक्शंस होती है, राइट। दोनों दिशाओं में चलने का मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट्स होंगे बेटा वो उस रिएक्शन की उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में प्रोडक्ट्स होंगे वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार के रिएक्शंस को, जो रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट होते ही हैं, और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। ये कभी भी पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, these reactions do not proceed, these reactions do not proceed towards completion, do not proceed towards कंप्लीशन। इस प्रकार की रिएक्शंस होगी वो कभी भी पूर्णता की ओर नहीं बढ़ेगी, राइट है। और इनमें टाइम जो होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस को प्रोसीड होने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम होता है। यानी कि इनको संपन्न होने में मिनट भी लग सकते हैं, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं, और ईयर्स भी लगते हैं, यानी मोर टाइम लगता है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के कंपैरिजन में इनको मोर टाइम लगता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में या इस प्रकार के रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स जो होंगे वो प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होते ही हैं, परंतु प्रोडक्ट भी वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के रिएक्शंस को अपन रिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। यह रिएक्शंस जो होगी वो दोनों दिशाओं में चल सकती है, आइदर ऑफ द रिएक्शंस, आइदर ऑफ द साइड, दोनों दिशाओं में ये रिएक्शंस है तो प्रोसीड्स होती हैं, और इनको संपन्न होने में मिनटों का टाइम भी लग सकता है, घंटों का टाइम भी लग सकता है, कुछ महीने भी लग सकते हैं, और वर्ष भी लग सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के रिएक्शन जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ये है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, राइट। इसका यदि अपन डिसोसिएशन करें तो ये बनेगा PCl3 प्लस Cl2G, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का बनना, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट है। इसी प्रकार से बड़ा हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से, हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, ये भी अपने आप में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी अपने आप में एक
रिवर्सिबल रिएक्शंस है। क्लियर हो गया। इसी टाइप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शंस है। अब देखिए ये जो रिएक्शंस होगी, अब इसमें देखना, हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। ये तो होगा हाइड्रोजन आयोडाइड का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये तो होगी फॉरवर्ड रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसी की जो बैकयार्ड रिएक्शंस है, इसी की जो बैकयार्ड रिएक्शन है उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड इसका डिसोसिएशन होता है तो ये बनता है हाइड्रोजन व आयोडीन। देखो ये जो रिएक्शंस है वो दोनों दिशाओं में हो रही है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हो गया ये। अब इसी प्रकार से यदि मैं नाइट्रिक ऑक्साइड का डिसोसिएशन अपन करें तो एक तो बनती है नाइट्रोजन गैस, एक बनती है ऑक्सीजन गैस। दिस इज the formation or the synthesis of nitric oxide, but this process is the dissociation of nitric oxide into the nitrogen and oxygen। तो ये रिएक्शन जो होगी वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी। इसी प्रकार से this is the formation or synthesis of ammonia gas, but this is the dissociation of ammonia gas। This is the dissociation of ammonia gas। This reaction, this chemical equation shows the phenomenon of the dissociation of ammonia gas into nitrogen and hydrogen, right। तो ये जो रिएक्शंस होगी बेटा वो दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाली रिएक्शंस हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को अपन रिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होते ही हैं, रिएक्टेंट जो होंगे वो प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होते ही हैं और प्रोडक्ट भी वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार की रिएक्शंस कभी भी पूर्ण रिएक्शन नहीं होती है। ये इस प्रकार की रिएक्शन कभी भी पूर्ण रिएक्शंस नहीं होगी और इन रिएक्शंस को प्रोसीड होने में मिनटों का टाइम भी लग जाता है, घंटों का टाइम भी लग जाता है, कुछ महीने और साल भी लग जाते हैं। इस प्रकार के रिएक्शंस को अपन रिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। इस प्रकार की रिएक्शन जो होगी बेटा उसको अपन कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस, राइट। अब देखिए जो ये इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम कई टाइप का हो सकता है, इक्विलिब्रियम कई प्रकार का हो सकता है, राइट। इसमें एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, अपन डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, पेन की थिकनेस को अपन थोड़ा मोटी कर लेते हैं, कई बार इसमें समस्या। फिजिकल इक्विलिब्रियम, राइट। फिजिकल इक्विलिब्रियम देखो कोई भी जो सब्सटेंस होता है मेनली उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है या तो वो सॉलिड हो सकता है या फिर वो लिक्विड हो सकता है या फिर वो गैस हो सकता है, राइट। नेचर में जो सब्सटेंस पाया जाएगा वो मेनली तीन ही फिजिकल स्टेट्स में पाया जाएगा, या तो वो सॉलिड हो सकता है या फिर वो लिक्विड हो सकता है या फिर वो गैस हो सकता है। अब इन तीनों लिक्विड्स में ही तीनों स्टेट्स में ही कोई भी सब्सटेंस वो इंटर कन्वर्ट होता रहता है और एक दूसरी फिजिकल स्टेट्स के एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होने की जो फिनोमेनन है उसको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसकी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की, या सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में। देखो पहली स्थिति ये बन सकती है कि ये सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है,
सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड जो होगा वो सॉलिड में पुनः कन्वर्ट हो सकता है। तो अपन इसको कहेंगे कि एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो सॉलिड लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, राइट। सेकंड जो है बेटा वो लिक्विड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और इसमें एक लिक्विड जो होगा वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। लिक्विड ये गैस में कन्वर्ट हो सकता है। गैस दैट मीन्स वेपर, गैस दैट मीन्स वेपर, और जो गैस है वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, राइट बेटा। और तीसरा है सॉलिड, ये जो सॉलिड है वो डायरेक्ट वेपर में या गैस में कन्वर्ट हो सकता है, डायरेक्ट गैस में या फिर वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर गैस और वेपर है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये मेनली ये जो तीन फिजिकल स्टेट्स है, एक तो सॉलिड हुआ, एक लिक्विड हुआ और एक गैस हुआ। किसी भी सब्सटेंसेस की इन तीन फिजिकल स्टेट्स का आपस में इंटर कन्वर्ट होना, उसको अपन कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब वो इक्विलिब्रियम तो आप हम पहले समझ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट की, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस की कौन सी स्टेट होगी, सिस्टम की कौन सी स्टेट होगी जिसमें ये अटेन होगा, राइट। इसकी जो शर्तें हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। क्लोज सिस्टम में होगा, राइट। एक तो ये जो इक्विलिब्रियम सिलेक्ट होता है, अचीव होता है, वो होगा एक तो बड़ा क्लोज सिस्टम में होगा। अगर क्लोज सिस्टम है तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, रिएक्शंस रिवर्सिबल होगी, राइट। रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, और रिएक्शन रिवर्सिबल होगी उसके साथ साथ एक शर्त और जरूरी है कि आर एफ इक्वल टू आर बी होगा, आर एफ इक्वल टू आर बी होगा। यदि ये तीनों चीजें या तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही है तो उसमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा। और ये फिजिकल, इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस होगा मुख्य रूप से उसकी तीन फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड व गैस। इसी के बेस पे ये अपन तीन प्रकार के इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, तीन प्रकार के फिजिकल इक्विलिब्रियम्स पढ़ेंगे, राइट। अब पहला है कि ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, राइट। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखिए कोई भी जो सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब उसको अपन एक सर्टेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अपन उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होंगे वो धीरे 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 वीक होते जाएंगे या कंप्लीटली टूट जाएंगे। उसके बाद में ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए जनरली क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होते हैं, जनरली फिनिश नहीं होते हैं। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पूरी तरह से एक तरह से गायब हो जाएंगे तब तो फिर वो लिक्विड बनेगा ही नहीं, तब तो डायरेक्ट वेपर या गैस फेज में आ जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंसेस को जब अपन टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं तो उस सॉलिड में पाए जाने वाले जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे वो वीक हो जाएंगे, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होने के कारण से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सॉलिड लिक्विड। अब देखिए इसका एग्जांपल है H2O सॉलिड है S, इसको यदि आप टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देते हो, थर्मली टेम्परेचर, सॉरी ये बोल थर्मली फिनोमेनन, ये जो ट्राइंगल, जो स्मॉल ट्राइंगल टाइप का जो सिंबल होता है उसको अपन कहेंगे टेम्परेचर अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जब आइस को H2S, इसका मतलब आइस है, टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे तो ये वाटर में कन्वर्ट होगा बेटा। H2O जब सॉलिड फॉर्म में होता है तब इसको अपन बोलते हैं आइस, H2O जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसको बोलते हैं अपन वाटर, राइट। अब जब ये वाटर है, वाटर, और वाटर आइस में कब कन्वर्ट होगा? वाटर आइस में कब कन्वर्ट होगा? जब यहाँ से अपन टेम्परेचर निकाल लेंगे, यानी इसको कूल कर देंगे, इसको कंडेंस कर देंगे। इसको अपन क्या कर देंगे? कंडेंस्ड, सॉरी
इसको कंडेंस नहीं कहेंगे, जनरली अपन इसको कहेंगे टेम्परेचर कम कर देंगे, कूल कर देंगे बिल्कुल भी इसको, कोल्ड, इसको अपन यह कहेंगे कोल्ड मीडियम में रख देंगे, कोल्ड मीडियम में रख देंगे टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273.15 केल्विन, या फिर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, तब ये जो लिक्विड है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और जब ये टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होगी, तब ये आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, आइस पिघलना शुरू हो जाएगी। तो H2 आइस वाटर में भी कन्वर्ट हो सकती है टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो, और जो वाटर है वो आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, राइट है। तो टेम्परेचर की सिचुएशंस पे, टेम्परेचर की कंडीशंस पे H2S यानी आइस और वाटर में एक फिजिकल इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, राइट है। अब जो इसका इक्विलिब्रियम होगा बेटा, इसका इक्विलिब्रियम यानी कौन सा इक्विलिब्रियम, H2OH और ये है H2OL, ये जो इक्विलिब्रियम होगा, ये जो इक्विलिब्रियम होगा आइस का और वाटर का, आइस इक्विलिब्रियम वाटर, राइट। तो इसमें मैं कहूँ कि जो बर्फ जो ये है बर्फ, वो बर्फ के पिघलने की दर और जो वाटर के बनने की दर यानी वाटर के जमने की दर एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो इस स्थिति में मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, ये होगा यानी रेट एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल टू जो वाटर की जमने की दर के बराबर होगा, इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। और ये स्थिति कब लागू होगी, ये स्थिति लागू होगी एट इक्विलिब्रियम, राइट, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम की स्थिति में H2S इक्विलिब्रियम H2L, इट मीन्स द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस will be equal to the rate of freezing of water, rate of melting of ice will be equal to the rate of freezing of water। तो इसी के बेस पे अपन एक मेल्टिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट व फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर पाएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट टर्म होगी, उसको अपन तब काम में लेते हैं जब कोई भी सॉलिड स्टेट, जब कोई भी सॉलिड स्टेट होगी बेटा वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जब कोई भी सॉलिड स्टेट होगी वो सॉलिड स्टेट, देखिए ये सॉलिड स्टेट होगी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तब अपन मेल्टिंग पॉइंट टर्म को काम में लेते हैं। और जब कोई भी लिक्विड स्टेट होगी, किसी भी सब्सटेंस की जो लिक्विड फेज होगी वो अगर सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाए, तब अपन एफपी यानी फ्रीजिंग पॉइंट को काम में लेंगे। तो जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर का वह पॉइंट होता है जिस पर, टेम्परेचर का वह पॉइंट होता है जिस पर उस सब्सटेंसेस की ठोस व जो लिक्विड फेज है वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती है, राइट। तो जनरली अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको अपन डिफाइन करेंगे बेटा दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, that point of temperature, that point of temperature at which, that point of temperature at which the solid and liquid state of
liquid state of pure substances is in equilibrium at atmospheric condition. At atmospheric condition, right? That point of temperature at which the solid and liquid state of the pure substances in equilibrium at atmospheric condition. यानी टेम्परेचर का वह पॉइंट होता है जिस पर किसी भी प्योर सब्सटेंसेस की लिक्विड व सॉलिड स्टेट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर, तो उसको अपन मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर हो गया? तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का वह पॉइंट होता है जिस पर किसी भी प्योर सब्सटेंसेस की लिक्विड व सॉलिड स्टेट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर, उस पॉइंट को अपन मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। राइट? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट काम मिलेंगे, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट काम मिलेंगे, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो अपन फ्रीजिंग पॉइंट सब काम मिलेंगे। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। देखोगे बेटा? राइट? या मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब दूसरा जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम कैसे? सपोज करो दिस इज वाटर, वाटर को अपन टेम्परेचर देंगे तो ये वाटर वेपर में बन जाएगा, ये वाटर वेपर में बनेगा। ये है वाटर और ये हो जाएगा वाटर वेपर, ये वाटर और ये वाटर वेपर। और एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम जो वाटर या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होगा बेटा? जब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस फिनोमेनन को अपन बोलते हैं वेपराइजेशन। और इक्विलिब्रियम में द रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? देखो ऊपर लिखा हुआ है ऐसा, इक्विलिब्रियम के स्टेट में जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में। राइट है? तो अपन ये कह सकते हैं बेटा एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? द रेट, ये कौन सी रेट हो गई? द रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, the rate of vaporization of water, the rate of vaporization of water is equal to the rate of condensation of water vapor, condensation of water vapor। राइट? जो वाटर के वेपराइजेशन की रेट होगी वो वाटर वेपर के कंडेंसेशन की रेट के बराबर होगी, तब जाकर के ये वाटर और वाटर वेपर में इक्विलिब्रियम अचीव होगा। क्लियर हुआ? और नेक्स्ट तीसरा टाइप का जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, solid gas equilibrium, solid gas equilibrium। देखिए सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम
सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सपोज करो ये आयोडीन है और सॉलिड है, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे तो आयोडीन है वो वेपर में बन जाएगी, गैस में बन जाएगी, ये सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम हो गया, राइट है। अब इसमें जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसमें जो क्या होगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, द रेट ऑफ sublimation of I2 is equal to the rate of condensation of I2। क्लियर हुआ? तो ये सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम हुआ, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। देखिए अब अपन इसको समराइज करते हैं। अब अपन इसको क्या करेंगे बेटा, समराइज करेंगे। समराइज कैसे करेंगे, पहला प्रोसेस होता है मेल्टिंग। ये मेल्टिंग क्या होगा, मेल्टिंग में कोई भी जो सब्सटेंस होगा उसकी सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी। कोई भी सब्सटेंस होगा उसकी सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी। एक अपन टर्म काम में लेते हैं फ्रीजिंग, और उस फ्रीजिंग में ये जो किसी भी सब्सटेंस की जो लिक्विड स्टेट होती है बेटा वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है। लिक्विड स्टेट होगी या लिक्विड फेज होगी वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है। क्लियर है? एक होता है वेपराइजेशन। और इस वेपराइजेशन में क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस की जो लिक्विड फेज होती है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होती है। किसी भी सब्सटेंस की जो लिक्विड फेज होती है वो वेपर फेज में यानी गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हुआ? और एक होता है कंडेंसेशन। इस कंडेंसेशन में क्या होगा कि कोई भी जो वेपर फेज होती है, वेपर फेज होगी वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। वेपर फेज होगी वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। और कोई भी जो वेपर फेज या गैस फेज होती है, वेपर फेज या फिर गैस फेज होगी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसको भी अपन कंडेंसेशन कहेंगे या लाइट। क्लियर हुआ? एक होता है सब्लिमेशन। और इस सब्लिमेशन में किसी भी सब्सटेंस की जो सॉलिड स्टेट होती है वो डायरेक्टली वेपर या गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती है। वेपर या गैस फेज में कन्वर्ट होता है विदाउट इंटर कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। यानी सॉलिड होगा वो बिना किसी लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे ही किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो फिनोमेनन होगी इंटर कन्वर्जन की, किसी भी स्टेट इंटर कन्वर्जन की, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। अब तक अपन ने जनरली ये डिस्कस कर लिया कि एक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अपन ने ये डिस्कस किया बेटा अभी कि जनरली एक इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम, राइट है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है। फिर अपन कहेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, ये अपन चीजें पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम अटेन कब होता है वो भी अपन पढ़ चुके हैं। फिर अपन पढ़ेंगे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम और इनके एग्जांपल्स भी अपन पढ़ चुके हैं। और इन फिजिकल इक्विलिब्रियम
में जो स्टेट इंटर कन्वर्जन है उसी के बेस पे अपन मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, अपन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, अपन सब्लिमेशन पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हुआ ये सारी चीजें। अब जनरली अपन पढ़ेंगे कि जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल इक्विलिब्रियम है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, characteristic properties of physical equilibrium, characteristics properties of physical equilibrium, राइट। देखिए जनरली एक तो होता है प्रोसेस, एक होगा बेटा प्रोसेस, और एक होगा कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कांस्टेंट होती है एट इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है। जनरली इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या होंगे, राइट। तो प्रोसेस, पहला प्रोसेस है सॉलिड का लिक्विड में इंटर कन्वर्जन। पहला जो प्रोसेस होगा बेटा वो है सॉलिड, अब ये बदल रहा है लिक्विड में। और देखो जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो इस प्रोसेस को अपन ने क्या नाम दिया था, मेल्टिंग। और इसका जो एग्जांपल है ये H2O में इट मींस आइस, और लिक्विड इट मींस वाटर, राइट है। तो इसमें कांस्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होंगी इक्विलिब्रियम पर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट एट कांस्टेंट प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर हुआ। जब सॉलिड, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सॉलिड यानी वाटर यानी आइस, वो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो उस स्थिति में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है, यानी कि आइस जब लिक्विड में, बर्फ जब पानी में पिघलती है, तो उस स्थिति में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर। दूसरा जो प्रोसेस होगा वो होगा लिक्विड का वेपर में, लिक्विड का वेपर में। अब इसका एग्जांपल कैसे होगा लिक्विड का वेपर में, लिक्विड कौन सा, यानी वाटर H2OH, वेपर इट मींस H2OG, ये तो हो जाएगा वेपर H2OG। और वाटर जब लिक्विड है, H2 जब लिक्विड होता है तो ये वाटर। और इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर हुआ। यानी कि जब पानी को गर्म करते हैं तो वाटर वेपर बनाता है, और इस फिजिकल स्टेट के एंटर कन्वर्जन में एक कांस्टेंट टेम्परेचर, उनका जो ये जो फिनोमेनन होगा
पानी से भाप बनने का जो प्रोसेस होगा, उस पूरे प्रोसेस में ये पूरा प्रोसेस जो होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा, यानी टेम्परेचर इस सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा और वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वेपर प्रेशर जब कांस्टेंट है तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। और तीसरा जो प्रोसेस होगा वो होगा गैस का गैस में। जो अपन जनरली कहें कि सॉल्यूट का सॉल्यूट, ये जैसे सॉल्यूट है, सॉल्यूट से सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट से सॉल्यूशन बनता है। और जब सॉल्यूट से सॉल्यूशन बनता है, जैसे सर ये सपोज करो सॉल्यूट कौन सा, जैसे शुगर है और ये है शुगर का सॉल्यूशन, यानी कि ये है शुगर का सॉल्यूशन। और शुगर का सॉल्यूशन कब होगा बेटा, कि जब शुगर को पानी में डिजोल्व कर देंगे, जब शुगर को वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो ये शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसमें जब क्या कांस्टेंट रहेगा, द concentration of solute at given temperature in solution, क्लियर हुआ, राइट। देखिए ये कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। ये है कि जब सॉलिड है वो लिक्विड में, अगर ऐसा प्रोसेस, ऐसा फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, उस स्थिति में एक कांस्टेंट प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है वह टेम्परेचर पॉइंट होगा, उसको तो मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कांस्टेंट प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड मतलब जैसे वाटर है और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। वेपर प्रेशर कांस्टेंट कब रहेगा, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा, क्लियर हुआ। इसी प्रकार से जैसे शुगर है, शुगर को यदि आप प्योर सॉल्वेंट वाटर में डिजोल्व करोगे तो शुगर का सॉल्यूशन बनेगा। अब शुगर का सॉल्यूशन बनेगा तो इस स्थिति में जो शुगर की कंसंट्रेशन है एक गिवन टेम्परेचर पर, शुगर की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज थी फिजिकल इक्विलिब्रियम के, राइट। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लें, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लें और इनके बेस्ड जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बार आप सोल्व करें, ठीक है। थैंक यू।